दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका ड्रीम लीडर में। मैं लक्की साक्य आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने दूसरी क्लास में। पिछले क्लास में हमने प्रीएम्बल को अच्छे से समझा था, उसमें होने वाले अमेंडमेंट जो रेफरेंसेस थे वो अच्छे से समझ लिए थे। ठीक है, इसके बाद हमारी जो ये नेक्स्ट क्लास है इसमें हम संविधान की शुरुआत करेंगे, जिसमें हमने आज का जो टास्क रखा है वो टास्क है हमारा कि हम इस क्लास में संविधान का भाग 1 जो है संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र, उसको पूरा समझ लेंगे अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक। और 1 में क्या क्या मुद्दे थे और क्या कहते हैं सारी चीज़ें जो भी हैं वो सब समझ लेंगे। चलिए शुरू करते हैं अपना संविधान का भाग 1 संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। मोटिवेशन कोड के साथ बने रहिए ऊर्जावान और लगे रहिए क्लास में और लगे रहिए अपनी तैयारी में। चलिए शुरू करते हैं। संविधान का आज हम शुरू करेंगे भाग 1 संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र। उसका राज्य क्षेत्र, ये हमारा टॉपिक रहेगा, संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र। संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र, संविधान में इसका वर्णन कहाँ से कहाँ तक मिलता है हमें? तो संविधान में जो संघ एवं राज्य क्षेत्र का वर्णन हमें देखने को मिलता है वो हमारा है अनुच्छेद 1 से अनुच्छेद 4 तक। अनुच्छेद 1 से 4 तक हमें संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र का वर्णन देखने को मिलता है। यहाँ तक बात स्पष्ट हुई। तो भाग 1 का नाम क्या है? संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र, अनुच्छेद 1 से 4। शुरुआत करते हैं अनुच्छेद 1 से। अनुच्छेद 1 में क्या क्या लिखा हुआ है? तो अनुच्छेद 1 को लेकर अभी विवादित भी है वर्तमान में, तो इसे समझते हैं क्या 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 मुद्दे हैं इसमें। अनुच्छेद 1, अनुच्छेद 1 में लिखा हुआ है भारत अर्थात इंडिया राज्यों का एक संघ होगा। क्या होगा? राज्यों का एक संघ होगा। इतनी बात लिखी हुई है। भारत अर्थात इंडिया राज्यों का एक संघ होगा। एक संघ होगा। इंग्लिश में जो शब्द प्रयोग किए गए हैं इसके लिए इंग्लिश को लेके चलेंगे, क्योंकि यूनियन और फेडरलिज्म ये 2 शब्द प्रयोग किए जाते हैं, तो अपने यहाँ यूनियन किया गया। इंडिया दैट इज भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट। अंग्रेजी में जो अनुच्छेद 1 को क्या कहा जाता है? इंडिया दैट इज भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट। तो अनुच्छेद 1 हमारा क्या कहते हैं? भारत अर्थात इंडिया राज्यों का एक संघ होगा। तो अनुच्छेद 1 में बात ये कही है, इंडिया दैट इज भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट। अब देखो इसमें जो मुद्दा है वो किस चीज़ का है? ये जो भारत शब्द जोड़ा गया था और इंडिया शब्द जोड़ा गया था, तो इन दोनों शब्दों को जोड़ने के लिए सिफारिशें की गई थी। किसके द्वारा सिफारिश की गई थी? जो भारत शब्द जोड़ा गया था आपका, इसे जुड़वाने के लिए जो सिफारिश की थी वो हमारी की थी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने। किसने? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। भारत शब्द को जोड़ने की सिफारिश किसने की थी संविधान सभा में? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने सिफारिश की थी। ठीक है, यहाँ तक बात स्पष्ट। वहीं अगर दूसरा शब्द आपको देखने को मिलेगा इंडिया, तो इंडिया शब्द को जोड़ने की सिफारिश जो किसने की थी? तो इंडिया शब्द को जोड़ने की सिफारिश की थी बी एन राव साहब। ठीक है, बी एन राव जो थे उन्होंने इंडिया शब्द को जोड़ने की सिफारिश की थी संविधान सभा में। बी एन राव कौन थे? संविधान सभा के सलाहकार थे, संविधान की समितियों में सलाहकार थे।
तो ये है इसका स्ट्रक्चर कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का एक संघ होगा, ऐसा आर्टिकल नंबर 1 में लिखा हुआ है। चलो चलते हैं इसकी गहराई में, थोड़ा डेफ्टली थोड़ा समझेंगे। मेरे पास तो बहुत लिखा हुआ रखा है कि बहुत गहराई है इसकी, यूपीएससी लेवल तक की, लेकिन हम ओनली अपने यूपी पुलिस एसआई बैच के लिए ही इसकी डेप्थ को समझेंगे। तो इसमें आपके लिए मुख्य मुद्दा है वो ये है कि अनुच्छेद 1 जो है वो भारत का नामकरण स्पष्ट करता है। इसके क्या क्या कार्य हैं, पहला लिखो आप इसमें कि अनुच्छेद 1 भारत का नामकरण स्पष्ट करता है, नामकरण स्पष्ट करता है। अनुच्छेद 1 भारत का नामकरण स्पष्ट करता है। और मैंने आपको बताया इंग्लिश में जो शब्दों का प्रयोग किया गया है, तो भारत तथा इंडिया राज्यों का एक संघ, हमारे यहाँ जो संघ का उपयोग किया गया है भारत तथा इंडिया के लिए वो है यूनियन शब्द का उपयोग किया गया है। और किस शब्द का उपयोग नहीं है तो वह फेडरेशन, फेडरेशन शब्द का प्रयोग नहीं किया गया। ठीक है, फेडरेशन की जगह किसका उपयोग किया गया है, यूनियन शब्द का उपयोग किया गया है। और बिंदु आप महत्वपूर्ण क्या देखेंगे, मोस्टली मेरा मानना ये है कि कैंसर भारत में इतना ही, मतलब डीपली इसमें जाओ आप, और तो बहुत सारा डीप है इसमें, मेरे पास रखा हुआ है पूरा। भारत के, और ये देखो एक बिंदु ये है यूपीएसआई के लायक कि जो ये भारत तथा इंडिया राज्यों का एक संघ घोषित किया गया है, ये भारत के राज्य क्षेत्र को परिभाषित करता है। किसे परिभाषित करता है, राज्य क्षेत्र को परिभाषित करता है। और राज्य क्षेत्र के दायरे में कौन कौन आते हैं, भारत के सभी राज्य, केंद्र शासित प्रदेश, और आपके आ जाएंगे इसमें अर्जित प्रदेश। अर्जित प्रदेश, अर्जित प्रदेश का मतलब समझ रहे हो, जो प्रदेश जीते जाते हैं, जिन्हें जीता जाता है, कहीं आक्रमण हुआ और भारत उसमें विजयी हुआ और उसने अर्जित कर लिया उसे, तो अर्जित प्रदेश के दायरे में कौन आ जाएगा, मतलब राज्य, भारत के राज्य क्षेत्र के दायरे में आ जाएंगे। अनुच्छेद 1 भारत के राज्य क्षेत्र को दर्शाता है, ऐसा भी है इसमें। चलो ठीक है, ये चीज़ें इसमें देखने को मिलती हैं। तो शुरू से एक बार फिर से आर्टिकल नंबर 1 समझ लो, क्या क्या मुख्य बातें हैं इसमें। अनुच्छेद 1 भारत अर्थात इंडिया राज्यों का एक संघ होगा। इंडिया दैट इज़ भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट, जिसमें भारत शब्द को जोड़ने के लिए सिफारिश जो की गई डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा की गई थी, वहीं जो इंडिया शब्द है इसे जोड़ने की सिफारिश जो की गई थी वो BN राव के द्वारा की गई थी। यहाँ तक क्लियर। आगे भारत का नामकरण स्पष्ट करता है। अनुच्छेद 1 जो है वो भारत का नामकरण स्पष्ट करता है। तो भारत का नाम क्या बताया गया है अनुच्छेद 1 में, भारत और इंडिया। बात क्लियर। दूसरा कि अनुच्छेद 1 में जो संघ शब्द का प्रयोग किया गया है उस संघ को यूनियन के सेंस में लिया गया है, ना कि फेडरेशन के सेंस में। तो संघ को अंग्रेजी में यूनियन कहा गया है, हमारे यहाँ फेडरेशन नहीं कहा गया है। फेडरेशन किसे कहा गया है, जो कि क्या कहते हैं, संघ से अलग होता है, उसे फेडरेशन कहते हैं। कि राज्य अलग हुआ, केंद्र अलग हुआ, दोनों अलग अलग हैं, शक्तियों पर प्रतिक्रिया अलग अलग है। हालांकि हमारे यहाँ भी है, लेकिन नागरिकता का मुद्दा जब आप देखोगे तो संघ की नागरिकता अलग है, राज्य की नागरिकता अलग है। ऐसा यूएसए में मिलता है, इसलिए यूएसए में शब्द फेडरेशन का उपयोग है, वहाँ पे यूनियन नहीं है। ठीक है, यूनियन हमारे यहाँ इसलिए क्योंकि राज्य के बहुत सारे मुद्दे ऐसे हैं जो केंद्र के अधीन रहते हैं। तीसरा अगला क्या है कि जो अनुच्छेद 1 है वो हमारे भारत के राज्य क्षेत्र को परिभाषित करता है। राज्य क्षेत्र के अंतर्गत कौन कौन आता है, हाँ हमारे जो राज्य हैं भारत के, केंद्र शासित प्रदेश हैं वो आते हैं, और भारत के द्वारा अर्जित प्रदेश भी राज्य क्षेत्र के दायरे में आते हैं। अनुच्छेद 1 समाप्त। क्या आपको समझ में आया अच्छे से। भारत तथा इंडिया राज्यों का एक संघ होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले अनुच्छेद पर,
और नाम है उसका अनुच्छेद 2। अनुच्छेद 2। अनुच्छेद 2 क्या कहता है? अनुच्छेद 2 ये कहता है कि इसके अंतर्गत, अनुच्छेद 2 के अंतर्गत भारत के राज्य क्षेत्र में किसी भी भारी प्रदेश को अर्जित करने की प्रक्रिया का वर्णन किया गया है। ये है इसमें, सिर्फ इतना ही है कि भारत के राज्य क्षेत्र में कौन कौन शामिल है? भारत के सभी राज्य, केंद्र शासित प्रदेश और अर्जित प्रदेश। भारत के राज्य क्षेत्र में किसी बाहरी प्रदेश को शामिल करने की प्रक्रिया तो भारत के राज्य क्षेत्र में किसी बाहरी प्रदेश को शामिल करने की प्रक्रिया का वर्णन किस में देखने को मिलता है? तो वो आपको देखने को मिलेगा कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 2 में। समझ में आया? अब फिर से पढ़ो इसे। भारत के राज्य क्षेत्र में, बोलो, भारत के राज्य क्षेत्र में किसी बाहरी प्रदेश को शामिल करने की प्रक्रिया का वर्णन किस में मिलता है? आर्टिकल नंबर 2। आर्टिकल 2 में और क्या बात कही गई है? इसमें एक और बात है कि जो प्रक्रिया है वो संसद के द्वारा बनाई जाएगी। प्रक्रिया का संवर्धन कौन करेगा? वो संसद करेगी। तो इसमें आप नोट के तौर पे लिख लो, 2 के अनुसार संसद विधि बनाकर किसी बाहरी प्रदेश को भारत में शामिल कर सकती है। तो नोट पॉइंट इसके अंतर्गत लिख लो, अनुच्छेद 2 के अनुसार, अभी ओनली कॉन्सेप्ट डाल लो, मतलब जान लो, और इनसे जुड़ा करंट अफेयर है वो जस्ट इनके 4 के बाद पढ़ेंगे हम लोग क्या क्या करंट अफेयर है। तो अनुच्छेद 2 के अनुसार संसद विधि बनाकर किसी बाहरी प्रदेश को भारत के राज्य क्षेत्र में शामिल कर सकती है। भारत के राज्य क्षेत्र में शामिल कर सकती है। ये बात स्पष्ट हुई आपको? अनुच्छेद 2 में क्या लिखा हुआ है कि भारत के राज्य क्षेत्र में किसी बाहरी प्रदेश को शामिल करने की प्रक्रिया का वर्णन मिलता है। वहीं दूसरी तरफ अनुच्छेद 2 के अनुसार संसद विधि बनाकर किसी बाहरी प्रदेश को भारत के राज्य क्षेत्र में शामिल कर सकती है। बात स्पष्ट हुई आपको? इससे जुड़े हुए करंट अफेयर के मुद्दे हम लोग पढ़ेंगे, गलियारे वगैरह जो बंगाल से मिले थे वो सब भी पढ़ेंगे इसके जस्ट बाद। तो 2 आपने कर लिया, एसएस करना चाहो तो कर लो। फिर आगे देखते हैं हम लोग 3, आर्टिकल 3। आर्टिकल 3 चलिए आर्टिकल 3 शुरू करिए।
इसमें क्या है, इसमें है 3 के अनुसार भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर, 2 में बाहर की बात की गई थी और 3 में राज्य क्षेत्र के भीतर होने वाले परिवर्तनों की प्रक्रिया का उल्लेख है। होने वाले परिवर्तनों की प्रक्रिया का उल्लेख है। यहाँ तक बात स्पष्ट हुई आपको। 2 में क्या था कि भारत के राज्य क्षेत्र के बाहर अगर किसी प्रदेश को अर्जित करना है तो उस पर क्या कहते हैं, उसकी प्रक्रिया का उल्लेख था और वो संसद विधि बना के कर सकती थी। वहीं तीसरे में क्या कहा गया है कि भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर होने वाले जो परिवर्तन हैं, अब इसके तहत 2-3 परिवर्तन शामिल होते हैं, तो उनकी प्रक्रिया का वर्णन किया गया है। तो कौन कौन से परिवर्तन है वो, पहला परिवर्तन अगर आप देखोगे तो किसी राज्य की सीमा को घटाना या बढ़ाना, पहला परिवर्तन ये हो सकता है अपनी सेंस के अनुसार। दूसरा, नए राज्य का गठन। तीसरा एक परिवर्तन क्या हो सकता है, नामकरण, किसी राज्य के नाम में परिवर्तन, किसी राज्य के नाम में परिवर्तन। तो नए राज्य का गठन, राज्य की सीमा को घटाना बढ़ाना और किसी राज्य के मतलब नाम में परिवर्तन करना हो, नए नाम का गठन किया जाना हो। तो इस सब की प्रक्रिया जो है वो हमारी आर्टिकल नंबर 3 में है। अब जो प्रक्रिया है वो क्या है, प्रक्रिया को अगर देखा जाए तो प्रक्रिया 3 के अनुसार इन सभी परिवर्तनों के लिए संसद में विधेयक लाया जाता है। देखो आर्टिकल 3 की जो प्रक्रिया है उसे करने के लिए एक संसद में विधेयक लाया जाता है और विधेयक लाए जाने के बाद क्या किया जाता है, पहले तो संसद में लाया जाएगा विधेयक, संसद में विधेयक, उस विधेयक को लेकर कौन, राष्ट्रपति महोदय किसके पास पहुंचेंगे, संबंधित राज्य के का जो विधानमंडल है उसके संबंधित राज्य के विधानमंडल के पास ले जाते हैं। तो संसद में विधेयक लाया जाता है, वह विधेयक राष्ट्रपति महोदय संबंधित राज्य के विधानमंडल को देते हैं, विधानमंडल को सौंपते हैं। किसके लिए सौंपते हैं, संबंधित राज्य के विधानमंडल की राय लेने के लिए। एक फॉर्मेलिटी होती है ये, जो संबंधित राज्य जहाँ पर राज्य में करेक्शन किया जा रहा है उसकी राय ले ली जाए तो ज़्यादा बेहतर रहता है, कि ये नहीं रहता बाद में कि हमने आपकी नहीं मानी और आपसे पूछा तक नहीं, जैसे फूफा रूठ जाते हैं ना शादी में, वैसे ही वही प्रक्रिया है। तो इसमें है ना कि संसद में विधेयक लाया जाएगा, उस विधेयक को राष्ट्रपति महोदय संबंधित राज्य के विधानमंडल के पास लेकर जाएंगे, किसके लिए, राय लेने के लिए, किसकी, संबंधित राज्य के विधानमंडल की। अब ये राय मानी जाए या ना मानी जाए, किस पर निर्भर करता है, ये राय मानना ना मानना संसद पर निर्भर करता है।
उनसे बस फॉर्मेलिटी के लिए राय ले ली जाती है और उसे मानना ना मानना संसद पर निर्भर करता है। संसद उसे मान भी सकती है और नहीं भी मान सकती है। सही बात है। तो 3 में ये प्रक्रिया है, किसी राज्य के नाम में परिवर्तन, किसी की सीमा में परिवर्तन और किसी नए राज्य के गठन की। मोस्टली यही प्रक्रिया है मेरी। और देखो एक चीज़ और है कि जो राय ली गई है उसके लिए समय की अवधि होनी चाहिए। तो राय के लिए समय की अवधि का निर्धारण कौन करेगा? राष्ट्रपति महोदय करेंगे। राष्ट्रपति महोदय उसके लिए समय की अवधि का निर्धारण करेंगे, जिससे क्या होगा, राष्ट्रपति महोदय ये कह देंगे आपके पास इतना समय है, इतने समय के भीतर आपको अपनी राय देनी है, या तो हाँ करना है या ना करना है। यहाँ तक बात स्पष्ट हुई। तो आर्टिकल 3 में क्या किया गया है कि भारत के राज्य क्षेत्र के अंदर होने वाले परिवर्तनों की प्रक्रिया का वर्णन है, जिसके अंतर्गत नए राज्य का गठन, नए राज्य का नामकरण, मतलब जो भी राज्य है उसका नामकरण, और किसी राज्य की सीमा में परिवर्तन। इन परिवर्तनों को करने के लिए क्या होता है, संसद में एक विधेयक लाया जाता है। उस विधेयक के ऊपर राष्ट्रपति से कहा जाता है कि आप संबंधित राज्य के विधानमंडल से राय ले लीजिए। और जब संबंधित राज्य के विधानमंडल को ये प्रस्ताव सौंपा जाता है, राष्ट्रपति महोदय उनसे कहते हैं आपके पास इतना समय है, इतने समय में हमें अपनी राय दे दीजिए। राय मिलने के बाद ये इच्छा संसद पर निर्भर करती है कि उस राय को माना जाए या ना माना जाए। यहाँ तक बात स्पष्ट हुई। आर्टिकल नंबर 3 समझ में आ गया? नहीं आया हो तो कमेंट में बताना। आप लोग चाहें तो एसएस कर लें। फिर चलते हैं 4 पे। 4 पे बस एक ही बात लिखी हुई है, उसे देख लेंगे। चलिए इसे हटाते हैं। आर्टिकल नंबर 4 देखते हैं। 4 में बस एक ही बात है। क्या बात है कि भाई जो आप आर्टिकल नंबर 2 और 3 के अनुसार परिवर्तन कर रहे हो, कि हाँ कर रहे हैं, वो आप करो, कोई बात नहीं। लेकिन ये जो परिवर्तन है ये संविधान संशोधन के दायरे में नहीं आएंगे। सिंपल सी बात ये है। तो 4 में क्या है, भाषा ये लिखी है कि अनुच्छेद 2 व 3 के तहत जो भी परिवर्तन किए जाएंगे उन पर अनुच्छेद 368 की प्रक्रिया लागू नहीं होगी। ये है अनुच्छेद 2 व 3 के तहत जो भी परिवर्तन किए जाएंगे उन पर अनुच्छेद 368 कोष्टक में लिख लो संविधान संशोधन 368 की प्रक्रिया लागू नहीं होगी। नहीं होगी। अब देखो भाई, इसके कहने का मतलब ये है, आप आर्टिकल नंबर 2 और आर्टिकल नंबर 3 के तहत जो भी परिवर्तन करोगे, जैसे कोई नया राज्य बनाओगे बाहरी सीमा से लेकर या फिर अंदर की सीमा में, और परिवर्तन करोगे उनमें सीमाओं का और उनकी क्या कहते हैं नामकरण वगैरह, तो ये जो परिवर्तन होंगे ये परिवर्तन अनुच्छेद 368 अर्थात संविधान संशोधन की प्रक्रिया पर लागू नहीं होंगे। आप ये जो परिवर्तन करेंगे इन्हें संविधान संशोधन नहीं समझा जाएगा, ये संविधान संशोधन नहीं माने जाएंगे। संविधान संशोधन प्रक्रिया अलग रखी जाएगी, आपके ये परिवर्तन अलग रखे जाएंगे, अर्थात इन पर संविधान संशोधन प्रक्रिया लागू नहीं होगी। वो कैसे? अगर किसी राज्य की सीमा में परिवर्तन करना है तो आर्टिकल नंबर 1 में जाना पड़ेगा, उसमें राज्य वगैरह का मतलब बात की गई है,
और फिर अनुसूचियों में जाना पड़ेगा, वहाँ पे सभी राज्यों के बारे में डिस्क्राइब किया गया, उस राज्य को निकालना पड़ेगा, वहाँ पे करेक्शन करना पड़ेगा, तो वो संविधान संशोधन बन जाएगा। लेकिन उसने यही बात कही है कि ये जो परिवर्तन किए जाएंगे 2 और 3 के तहत संविधान में, वो उन्हें हम संविधान संशोधन नहीं मानेंगे। बस इतनी सी बात आर्टिकल नंबर 4 में कही गई है। आपको सारे आर्टिकल याद हो गए। पहले में क्या है, भारत अर्थात इंडिया राज्यों का एक संघ होगा। संघ की जगह फेडरेशन, मतलब फेडरेशन शब्द की जगह यूनियन शब्द का प्रयोग है। भारत को जोड़ने का प्रस्ताव डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, और वहीं इंडिया शब्द जोड़ने का प्रस्ताव BN राव। आगे जो है ये नाम भारत के नामकरण को दर्शाता है और राज्य क्षेत्र को दर्शाता है। सिंपल सी बात ये है। 2 में क्या था कि भारत किसी बाहरी क्षेत्र को अर्जित जब करता है तो उसकी प्रक्रिया का जो है वो सब प्रक्रिया का वर्णन किया गया है अनुच्छेद 2 में। और जो प्रक्रिया है वो संसद के द्वारा बनाई जाती है, संसद विधि बनाकर अर्जित कर सकती है। तीसरे में क्या है, राज्य क्षेत्र के अंदर जो भी परिवर्तन होंगे, सीमा में परिवर्तन हो या फिर नाम में परिवर्तन हो या नए राज्य का गठन हो, ये सारी प्रक्रिया का वर्णन किया गया है अनुच्छेद 3 में। और जिसके तहत क्या हुआ कि संसद विधेयक बनाएगी, उस विधेयक को राष्ट्रपति महोदय संबंधित राज्य के राज्यपाल को विधानमंडल को देंगे और उनसे राय लेंगे। राय के लिए एक निश्चित अवधि होगी जो राष्ट्रपति महोदय बनाएंगे, और उनकी राय मानी जाए या ना मानी जाए, इसकी पूरी जो क्षमता किसके ऊपर है, वो संसद को प्राप्त है। इतनी बात क्लियर। अनुच्छेद नंबर 4 में ये लिखा है, अनुच्छेद 2 और 3 के तहत होने वाले जो भी परिवर्तन हैं, उन परिवर्तनों को 368 आर्टिकल 368 अनुच्छेद 368 की प्रक्रिया पर लागू नहीं किया जाएगा, अर्थात इन्हें संविधान संशोधन नहीं समझा जाएगा। क्या आपको यहाँ तक स्पष्ट हुआ सारा? तो आगे बढ़ें। आगे हम लोगों को इसमें देखना है क्या, मतलब इसके जो भी प्रावधान हैं, रेफरेंसेस, रेफरेंस में आप देखें, इसका आपका रेफरेंस आई थिंक कोई इम्पोर्टेंट है नहीं। पक्ष में तर्क हैं, विपक्ष में तर्क हैं, इससे ज़्यादा मुझे नहीं लगता कि आपको पूछा जाएगा। एक रेफरेंस लिख लो, 35वें संविधान संशोधन 1974 में सिक्किम का भारत में विलय किया गया। सिक्किम का विलय भारत में, सिक्किम को भारत में विलय किया गया। कौन सा ये अनुच्छेद संविधान संशोधन है? 35वां संशोधन, 35वें संविधान संशोधन 1974। 36वें संविधान संशोधन 1975 में सिक्किम को एक राज्य का दर्जा दिया गया जो भारत का 22वां राज्य बना। कब? 36 में। तो सिक्किम नए राज्य के रूप में, सिक्किम नए राज्य के रूप में। तो ये था आपका 36वें संविधान संशोधन 1975। और कौन से नंबर का राज्य बना था ये? 22वें नंबर का ये राज्य बना था। एक और हुआ था 100वां संविधान संशोधन, और 100वें संविधान संशोधन 2015 द्वारा बांग्लादेश सीमा समझौता किया गया था, जिसके तहत क्या किया गया था कि भारत के कुछ गलियारे जो थे, भारत ने 111 गलियारे जो है बांग्लादेश को सौंपे और बांग्लादेश ने 51 गलियारे भारत को सौंपे थे। इसमें ये था। तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ से क्वेश्चन आएगा आपको, क्योंकि ये सब चीज़ें पूछता नहीं है। आपको बस इतना जानना था कौन से अनुच्छेद में क्या क्या है और प्रक्रिया कैसे है, वो आपने अच्छे से समझ ली है। ठीक है, तो इसी के साथ अब ऑफ करते हैं क्लास को और मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में। कोई अच्छा सा टॉपिक फिर पकड़ेंगे सिलेबस से, और फिर मिलेंगे आपसे, फिर मुलाकात होगी अगली क्लास में। अच्छे से नोट्स बनाते रहिए, पढ़ते रहिए। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली क्लास में। आपका दिन शुभ हो। नमस्कार।